Greetings everyone, Vedika this side. Welcome to Classroom Study. So we have done till part 5. We have done part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5. Now we are going to do part 6, in which we are going to do how nutrients are replenished in soil. Okay, so let's start. We all know that nutrients are what? Nutrients are components of food. Okay, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे मेन और बेसिक ये 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ये तो सभी जानते हैं। एंड इसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में रिप्लेनिश, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल अपने को अपनाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ये पैराग्राफ बता रहा है कि हमने क्या फार्मर्स को मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स फील्ड्स में डालते हुए देखा है। येस, वी हैव सीन, बट व्हाई डू दे ऐड दैट, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। You learned that plants absorb minerals and nutrients from soil, so their amount in the soil keep on declining. So what happens basically is कि जो minerals and nutrients होते हैं वो plants absorb करते हैं soil के द्वारा। तो जो amount होती है ना soil की, वो decrease करती जाती है। Okay. Fertilizer and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो जैसा कि soil सारे nutrients absorb कर लेती है, like this is a soil, this is a pot and इसके अंदर soil है। तो वो क्या होता है basically कि जो soil होती है वो बार बार मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती जाती है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो वो जैसे करती जाती है तो वो जो उसकी एनरिचनेस होती है ना वो ख़त्म होती जाती है। तो ऐसे ही अपन फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो रिच इन पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं। एंड देन होता क्या है कि वो एनरिच हो जाते हैं सॉइल में, मतलब वो जो मिट्टी होती है वो एकदम अच्छी बन जाती है और भी क्रॉप्स उगाने के लिए। ओके, we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. So this is what I told you that अपन अगर fertilizers और nutrient requirement उनकी पूरी करते रहेंगे तो जो plants होंगे वो healthy grow होंगे। Okay? Just a minute. Yeah. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. So basically होता क्या है कि जो क्रॉप्स होते हैं लाइक सीरियल के क्रॉप्स या फिर अपन सबसे मेन एग्जांपल लेते हैं सरसों के खेत तो सबने ही देखे होंगे। सो क्या होता है कि जो खेत होते हैं उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, उनकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से सॉइल डेफिशिएंट बन जाती है, मतलब फर्टाइल मतलब अनफर्टाइल बन जाती है, मतलब वो फर्टाइलनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। ओके, यू लर्न दैट though nitrogen gas is available in plenty air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. So we have read this earlier कि नाइट्रोजन सीधा सीधा कैप्चर नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन को अपन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर देना पड़ता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सीधा सीधा प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं। The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. Okay, Rhizobium एक बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देता है। ओके, बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड। पर क्या होता है कि बेसिकली राइजोबियम खुद का फूड नहीं बना सकता, बट वो क्या कर सकता है, वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे सकता है। सो इट इज ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड provides them with nitrogen. In return the plants provide food, shelter to the bacteria. तो होता क्या है, thus they have a symbiotic relationship. So basically this is a symbiotic relationship, and in the last video I told you what is a symbiotic relationship. तो होता क्या है कि like let me show you diagram.
these are the roots, and this is a plant of gram. Okay, these are the bacteria which are living on the roots of the gram. Now these bacteria are converting nitrogen into usable form and giving to the gram plant. Then वो जो gram plant है वो क्या करेगा कि जो gram plant उसको क्या देगा, food देगा और shelter देगा. shelter कैसे दे रहा है, वो उसको roots में रहने की अनुमति दे रहा है. and वो food कैसे देगा, वो अपना जो food बनाएगा अंदर वो उसको भी थोड़ा provide कर देगा, क्योंकि राइजोबियम खुद का food खुद नहीं बना सकता है. so this is a symbiotic relationship, as वो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं. They thus have a symbiotic relationship. This association of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous. So what are leguminous plants? Leguminous plants are basically the plants like gram, peas, moong, beans and so these plants, ये जो gram, peas, moong, beans होते हैं ना, इनके अंदर जो जब भी किसी plant में rhizobium रहेगा वो leguminous plants होंगे. Okay. So let's move to the last page of our chapter. Plants are grown. Most of the pulses, dals are obtained from leguminous plants. तो जो भी plants leguminous होते हैं ना उनमें नाइट्रोजन का यूज़ कम हो जाता है, तो farmers के पैसे भी बच जाते हैं. In this chapter you have learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. So we have learned that they derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs. So we know that सारे animals heterotrophs होते हैं. They depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes, we can say, because वो अपना खाना पूरा ही खुद नहीं बना रहे हैं, वो किसी पर रिलाई कर रहे हैं, मतलब वो इंसेक्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, पर वो क्या है, वो पार्शियल है. पार्शियल मतलब थोड़े, ठीक है, वो पूरे हेटेरोट्रोफ्स नहीं है, वो पार्शियल है. ठीक है. Now our chapter is completed. Now we'll do the summary in our live class, so you may join. Thank you.